हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा मैसेज है, आप लोग सुन सकते हैं या अपने वीडियो पहले देख रखा है तो आप स्किप कर सकते हैं। और सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको बारकोड दिख रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो वीडियो रहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 के मैं शेयर करता हूँ या PDF नोट्स हैं या कोई भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, अपडेट रहेंगे आप। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, ये जो वीडियो है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये कंटेंट पेड कोर्स का कंटेंट है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज को या तो वो लोग इसको वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने यूनिट वाइज PYQ डिस्कस किए हैं, जैसे पिछले 5-6 सालों में यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने इन वीडियो में बताया हुआ है, समझाया हुआ है लाइव क्लास के माध्यम से। ये रिकॉर्डेड है तो आप इनको देख सकते हैं। और उसमें केवल PYQ डिस्कशन नहीं है, इसमें मैंने PYQ को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है या करंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। लेंदी जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको कैसे समझना है सो दैट कि आप जल्दी कम समय में जल्दी आंसर दे पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम लिमिटेड होता है। तो आपको वो सभी तरीके आने चाहिए सो दैट कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हों कम समय में। तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है वीडियो में PYQ डिस्कशन के साथ साथ। ओके, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए और उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, पढ़ते सभी हैं, सबके पास नोट्स रहते हैं या बुक्स रहता है, बट प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना PYQ सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया है। सो जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम तक मैं आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा यूनिट वाइज, और बाकी जो कंटेंट होगा वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोर्सेज को तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये आपका मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस जो जनवरी में हमारा एग्जाम होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे हर एक यूनिट का, और जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें साथ में इंक्लूड रहेगी। या करंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। लाइव क्लासेस भी होती हैं तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सो दैट कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सो दीज वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे कैन आल्सो प्रिपेयर प्रॉपरली। एंड पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे क्लासेस से। सो आप लोग इस वीडियो को देखिए एंड आई होप यू विल गेट द सक्सेस। ओके, एंड बाकी जो भी आपके डाउट हैं उनको भी कवर करेंगे। किसी ने पूछा हुआ था, 2-3 क्वेश्चन थे, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सोशल वर्क का प्रिंसिपल, सोशल वर्क की वैल्यूज एंड फंक्शन ऑफ सोशल वर्क, इज इट, किसके क्वेश्चन थे? बताइए। गुड इवनिंग। ये जो क्वेश्चन आपने पूछे थे ग्रुप के अंदर, किसके क्वेश्चन थे, बोलिए। प्रिया साहू, ओके, आपने पूछा था। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो या तो पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं या पहले क्वेश्चन। आई थिंक पहले जो अभी हमारा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का है, मतलब लास्ट साइकिल का, उसको डिस्कस करते हैं लास्ट में। आपके जो डाउट है उनको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, आप लोग म्यूट रखना, और ये जो वीडियो उसको भी आप रखना, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तो फिर आपका फेस वगैरह आएगा उसमें और बाकी स्टूडेंट देखेंगे अगर रिकॉर्डिंग। सो जस्ट ट्राई टू म्यूट एंड आल्सो जो वीडियो है आपका ऑफ रहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग नोट 1 की PY को डिस्कस कर रहे हैं। गाइज, आप ये जो है इंस्टाग्राम का पेज, इसको जरूर आप मतलब इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली बेसिस पे जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पोस्टर जो है शेयर करता हूँ मैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी, उसको भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में भी वही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ओके, चलिए। ये हमारा जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये कुछ लगभग 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उसी प्रकार से हमको तैयारी करनी होगी। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं पेपर 1 या पेपर 2 में, दोनों में ही, तो कोशिश करिए पहले आप कुछ PYQ देख लीजिए पिछले 2-3 सालों के, कि किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, कैसा हमको पढ़ना है ना। क्योंकि थ्योरी तो पूरे बुक में लिखी रहती है, बट आपको पता नहीं होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो तैयारी का बेस्ट तरीका होता है कि पहले हम पेपर ही देख लें,
क्वेश्चन ही देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद आप फिर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करिए। इसलिए हमारा हमेशा फोकस होता है कि पीवाईक्यू डिस्कशन। एग्जाम में पीवाईक्यू भी आते हैं और साथ साथ हमारा जो है तैयारी भी साथ में होती जाती है थ्योरी के साथ साथ। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। द ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स वाज फर्स्ट अंडरटेकन बाई। सबसे पहले किस संस्था के द्वारा इसको आयोजित किया गया था? चिकित्सा और मनोरोग सामाजिक कार्य। आप सभी लोग आंसर देंगे चैट बॉक्स के अंदर, जिसका जो भी आंसर है आप टाइप करिए। गलत है तो लिख सकते हो, बट आपको कोशिश करना है कि आंसर दीजिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको ही आंसर देना है। तो हैबिट डाल लीजिए, अभी जिस पहला क्लास है और जितनी भी क्लासेस हो गई सब में आपको रिस्पॉन्ड करना है, भले ही आपका आंसर गलत हो जाए। ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्क, हाँ ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, TISS। ओके, 1936 में TISS के द्वारा, मतलब उस टाइम पे उसका नाम था सर दोराबजी टाटा ब्रिटिश स्कूल ऑफ सोशल साइंस, राइट, ये नाम था पहले, अभी अब TISS बोलते हैं। तो 1936 में जो है, अगर हम देखें तब वहां पर स्टार्ट किया गया था मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, या बोल सकते हैं। ठीक है, उसका 1937 के अंदर JJ हॉस्पिटल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वहां पर एक टेम्पररी बेसिस पर एक सोशल वर्कर को अपॉइंट किया गया। ठीक है, पहली बार 1937 में। उसके बाद 1938 में फिर फुल टाइम एक सोशल वर्कर को अपॉइंट किया गया, जिसको बोल सकते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। पहली बार था कि इंडिया के अंदर पहला सोशल वर्कर जो है जिसको जॉब मिली थी वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट 1938 में। इसके बाद 1946 में वॉर कमेटी की रिकमेंडेशन आई। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक सोशल साइंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसमें जो मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आपका थोड़ा सा हिस्ट्री है, तो इनकेस अगर आपको यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। 1936 में जो है सबसे पहले सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जो स्टार्ट किया गया ट्रेनिंग। उसके बाद 1937 में पहला सोशल वर्कर टेम्परेरी बेसिस पे इसको ज्वाइन किया गया था JJ हॉस्पिटल के अंदर महाराष्ट्र में। देन 1938 में फुल टाइम पहली बार सर्विस में सोशल वर्कर को लिया गया 1938 के अंदर। देन 1946 में जो वॉर कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन में रिकमेंड किया गया कि सोशल सर्विस डिपार्टमेंट होना चाहिए इन दी हॉस्पिटल्स, एंड उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी उन सभी को, दैट इज कम अंडर दिस 1946 इन वॉर कमेटी। क्लियर है? अच्छा, जो पॉइंट आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे उनको आपको खुद लिखना है। इसलिए मैं अभी पहले ही बोल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए जो कुछ नोट्स हैं वो तो आपके पास रहेंगे, लेकिन साथ साथ हर एक यूनिट के अंदर आप कुछ एक बुक बना लीजिए, एक कॉपी या फिर कोई सिंपल A4 पेपर में आप कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाना। क्योंकि जो PYQ होते हैं, PYQ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस के बाहर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ पॉइंट अलग से लिखने हैं जो कि बाद में आपके एज ए नोट्स कंसिडर होंगे रिवीजन के टाइम पर। ठीक है, और बाद में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अलग से दोबारा से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो थ्योरी नोट्स मैंने दिए हैं वो हो जाएंगे, और बाकी आप जो बना रहे हैं, जो क्लासेस में, जो लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आता है या कोई नई टॉपिक रहता है तो वो भी आप उसको लिखते जाना, सो दैट कि आपको पूरा सब कुछ रहे आपके पास। क्लियर? बोलिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग को थोड़ा बोलते जाइए ना। हाँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी भी नहीं है ना ही डिफिकल्ट है, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग कंसीडरिंग द ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली आपको आरोही क्रम में लगाना है कि जो भी यहाँ पर डिफरेंट संस्थान दिए गए हैं उनकी स्थापना का वर्ष क्या है, उसको आपको आरोही क्रम में लगाना है। देव समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। देखो, अगर आप यूनिट 1 का नोट्स पढ़ेंगे
उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब थ्योरी मिल जाएगी, आप उसको आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? बताइए। प्रिया साहू सेकंड, रूपाली सेकंड, अक्षला सेकंड, EBCAD। देखते हैं कौन होगा। अच्छा, देव समाज कब बनाया गया? 1887 में। किसके द्वारा? बोलिए। आप लोग थोड़ा बोलते जाइए, लिखना भी साथ साथ में। 1887। प्रार्थना समाज। 1867। सत्य शोधक समाज। 1873। ब्रह्म समाज। 1828। और आर्य समाज 1875। सो अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर ई, और लास्ट में ए। ठीक है। देव समाज किसके द्वारा बनाया गया था, इनकेस अगर फर्दर क्वेश्चन आ सकता है ईयर के अलावा भी। शिव नारायण अग्निहोत्री। प्रार्थना समाज। आप लोग यूनिट वन पढ़े हैं ना? बोलिए आप लोग, चैट बॉक्स में लिखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज की स्थापना? ज्योतिराव फूले के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आप लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में तो आपको याद भी रहेगा, राइट? जितना लाइव क्लास का बेनिफिट यही होता है कि आप, अगर आपको पता भी है तो आप लिखेंगे चैट बॉक्स में, तो आपको फर्दर आगे बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपको आंसर नहीं आता है फिर भी आंसर देने की कोशिश करिए, या जो भी आपको आता है, जितना आता है, सही या गलत, एटलीस्ट ट्राई करिए। ठीक है, इसमें आपका बेनिफिट होगा। और आपका आंसर हो जाएगा DBCEA, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर सभी को? बोलिए हाँ या ना, बोलिए, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिस्ट दिया है जनरल्स का, और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, और उसका भी नाम दिया गया है, संस्था का नाम दिया है, जैसे कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क है, परस्पेक्टिव ऑफ इन दी सोशल वर्क है, जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन, नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो ये जो भी जर्नल की लिस्ट दी गई है यहाँ पर, उनको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसका भी नाम दिया है, प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट बैच में, जो अगर कोई है यहाँ से, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं लाइव लाइव क्लास में, तो यही क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी तो पहला ही क्लास है, आप लोग प्लीज जितना भी क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, PYQ थ्योरी या कुछ भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको स्किप मत करना। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना? उससे आपका दोबारा कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि आपको अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्लास में डिस्कशन होता है तो सब चारों ऑप्शन डिस्कस होते हैं, पूरा क्वेश्चन डिस्कस होता है। सो अब उसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा।
बताइए क्या आंसर होगा। जर्नल का नाम दिया गया है, ये कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, ये पब्लिश किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओके, सो फर्स्ट विल पेयर विद द थर्ड। पर्सपेक्टिव्स इन दी सोशल वर्क, ये पब्लिश किया जाता है निर्मला निकेतन के द्वारा। सो विल बी पेयर विद द सेकंड। सी विल पेयर जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन, ये पब्लिश किया जाता है एनईपीएस डब्ल्यू आई के द्वारा। कौन सा है यहाँ पर? यस, ये सी विल पेयर विद द फर्स्ट एंड डी विल पेयर विद द रिमेनिंग। कौन सा है फोर्थ ऑप्शन? इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, हाँ थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इनको याद कर लेना, ये जो जर्नलिस्ट है और जो पब्लिशर है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो पता रहना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और रहेंगे जहाँ पर इसी प्रकार के जर्नल लिस्ट होगी और पब्लिशर का नाम लिया होगा, तो पूरा कंपैरिजन आपके पास हो जाएगा। ठीक है। अब अच्छा, जिन लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या नोट्स के अंदर है, क्या क्या हमको ऐड करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप पूरा यूनिट वन पढ़ लीजिए। जैसे हम लोग लाइव क्लास डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, या जो पीवाईक्यू के अंदर आ रहा है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक, वो हमको लिखना है, अलग से ऐड करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम क्लास करते हैं उससे पहले आप लोग पढ़ के आइए पूरा, सो दैट कि आपको वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से आया हुआ है। मैंने बोला था कि करंट से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज जो भी थीम वगैरह है एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं, आप लोग पढ़ के जाना। और मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, जो फाइनल रिवीजन क्लास हुई थी उसमें मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, और डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर वन पे भी आप लोग फोकस करना, केवल पेपर टू नहीं है। पेपर वन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर वन में आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप 35+ क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, तो जो है जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पेपर टू मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मुझे पता है कि आपका स्कोर कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, कितना पढ़ाना है। तो आप पेपर पेपर वन पे ही फोकस करना, क्योंकि पेपर वन में पढ़ाता नहीं हूँ, है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, जेआरएफ के लिए। देखो, नेट निकालना उतना टफ नहीं है, बट हाँ जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, सभी को? ये पहली क्लास है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी आपको लग रहा है, या कुछ और तरीके से अगर स्लो करना है या थोड़ा फास्ट करना है, तो उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। When Weber shared future for the transforming transformative change was the theme of World Social Work Day 2024. The Bowen Weber as a social philosophy by inspiring social movement in the South America country. It is not related to, किससे रिलेटेड नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें, प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है 4 स्पेस 1 2 3 4, जो भी होगा ऐसे करके लिखिए। अब जैसे आप किसी ने दिया हुआ है सेकंड लिखा है, अभी किस क्वेश्चन का सेकंड है मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग मेंशन करिए उसमें क्या आंसर होगा। प्लीज सभी लोग आंसर दीजिए, केवल 2 3 लोगों के ही आंसर आ रहे हैं। पहले तो हमको समझना होगा कि ये टर्म क्या है, बेसिकली बोइन बिवेर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, इसका सिंपल मतलब होता है कि गुड लिविंग या लिविंग वेल। एक काइंड ऑफ फिलोसफी है ये एक।
ठीक है, ये बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ साउथ अमेरिका, स्पेशली इक्वाडोर एंड बोलिविया। वहां पर लोग इसको फॉलो करें, मतलब इसका मतलब जो होता है इस फिलोसफी का मतलब है कि ये लोग जो है फॉलो करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि कैसे हमको हारमोनी बनानी है। हारमोनी किसके अंदर? हारमोनी टू इंटीग्रेट द सोशल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन और द स्पिरिचुअल। इसका मतलब क्या है? सोशल का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जैसे कम्युनिटी के अंदर लोग रहते हैं, तो उनके अंदर अच्छी एक ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, आपस में मिलकर के काम करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना चाहिए। तो वो हमारा सोशल डायमेंशन आ जाएगा। दूसरा एनवायरमेंटल डायमेंशन। ठीक, इसका मतलब क्या है? नेचर के प्रति ये इंश्योर करना कि जो विकास कर रहे हैं हम, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को बचा के रखें, प्रिजर्व करें। ठीक है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल डायमेंशन। तीसरा है कल्चर डायमेंशन। इसी प्रकार से आपका, और बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो होता है वेल बीइंग ऑफ ओवरऑल, ओवर द प्रॉफिट, कि हमारा फोकस प्रॉफिट पे नहीं होगा, हमारा फोकस होगा वेल बीइंग पर। तो जब हम बात करेंगे, जहां पर हम सोशल और एनवायरमेंटल डायमेंशन को प्रायोरिटाइज करेंगे बजाय कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो कहीं ना कहीं सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं गुड लिविंग या लिविंग वेल। ओके, एक काइंड ऑफ हार्मनी बनाना सभी चीजों के बीच में, सभी को इंटीग्रेट करना, सोसाइटी को, सोशल डायमेंशंस को, कम्युनिटी को, कल्चर को, ठीक है, और इन्वायरमेंट को। ये सभी चीजें मिल करके आपकी बनाती हैं एक काइंड ऑफ फिलोसफी, जो कि फॉलो की जाती है साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर, बोलिविया में। और इसका मतलब होता है गुड लिविंग या लिविंग वेल। समझ में आ रहा है? तो ये तो आपका टर्म हो गया। अब यहाँ पर जो थीम है, शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुयन बिबर का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, कि कैसे हमको बदलाव करना है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है। लेकिन जो तरीका है, जैसे कैपिटल आज प्रेजेंट टाइम में कैपिटलिज्म है, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेटिव सिस्टम बना हुआ है, तो हमारा फोकस प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए सस्टेनेबल तरीके पे, इक्विटेबल इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। वो उसका मतलब यहाँ पर बता रहा है कि शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। ओके, तो ये थीम 2014 की थी, 2024 की। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा नहीं रिलेटेड है। हार्मनी बिटवीन द पीपल, हार्मनी बिटवीन द पीपल एंड द नेचर, एनवायरमेंट लीड डेवलपमेंट, और लास्ट है अल्टरनेटिव कैपिटलिस्ट मॉडल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला। बाकी तीनों तो मैंने बता दिए। तीनों डायमेंशन, सोशल डायमेंशन के बीच में हार्मनी, यहाँ लिख देता हूँ। हार्मनी या हार्मोनियस इंटीग्रेशन बिटवीन द सोशल और इन्वायरमेंटल, कल्चरल और द स्पिरिचुअल। एक ऐसी वे ऑफ लाइफ जहां पर हमारा फोकस होता है कि सभी चीजों में, सभी डायमेंशन में कहीं ना कहीं एक हार्मनी बनी रहे। ठीक है, हार्मनी बिटवीन द पीपल, हार्मनी विद इन द नेचर, हार्मनी सभी चीजों में, ओवरऑल वेलबींग ओवर द प्रॉफिट। दैट इज द मैन फिलोसफी ऑफ बियॉन बिबिन। क्लियर है सभी को? ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर, शेयर्ड फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा जो फोकस होगा कलेक्टिव और इंक्लूसिव फ्यूचर पर। ठीक है, जहाँ पर जितने लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, इंसान है, मतलब इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, प्लानिट है, वो कहीं ना कहीं सबके सब सुरक्षित रहें। ये हमारा दिखाता है शेयर्ड फ्यूचर। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो दो तीन टर्म इन केस अगर एग्जाम में आता है तो याद रखना, जो कि मतलब ये जो है बेसिकली फिलोसफी फोकस करती है हमारा एक कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच को। ठीक है, और क्या है? इन्वायरमेंट है तो इकोलॉजी बैलेंस हो जाएगा, इकोलॉजिकली बैलेंस फिलोसफी। और कल्चर की बात करेंगे तो कल्चरल सेंसिटिव, कल्चरल सेंसिटिव। तो हमको जो भी काम करना है, जो भी वर्क करना है, जो भी एक्टिविटी करना है, दैट शुड बी वेरी कल्चरली बैलेंस्ड, कल्चरली सेंसिटिव, कम्युनिटी और इकोलॉजिकली बैलेंस होने चाहिए, और कम्युनिटी सेंट्रिक होना चाहिए। इस प्रकार का विकास, इस प्रकार का डेवलपमेंट, इस प्रकार का चेंजेस लाना है। सो दैट वी हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ फिलोसफी दैट टॉक अबाउट द हार्मनी बिटवीन द पीपल एंड द नेचर एंड ऑल। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर अभी पर आप सब कुछ नहीं लिख पाते हैं तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा, और जो फोल्डर है ना, दिसंबर 2024 के नाम से एक फोल्डर होगा, ठीक है, उसको ओपन करना। उसमें ये सभी पे आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और ग्रुप में आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई पूछते हैं, तो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे आंसर मान लो इनकेस मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी को नहीं बता कि पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है तो हर एक का आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन इनकेस अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी लोगों को पता है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना। या कि किसी को फोल्डर नहीं मिल रहा है, कोई ग्रुप में कोई टेक्स्ट कर रहा है, तो आप लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। आइडियोलॉजी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया हैज फोकस ऑन। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि कंफ्यूज करने वाले। इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। भारत में पेशेवर सामाजिक कार्य की विचारधारा ने ध्यान केंद्रित किया है किस पर? देखिए, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में ना, तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है जब आप पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन लिखा क्या है, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब है कि 50% काम आपका हो गया। अब बाकी बचा 50%, उसमें तो आपका 30% तो हो गया नॉलेज, कि आपने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। और 20% होता है आपने जो है आपका जो तरीका क्वेश्चन को हैंडल करने का, सॉल्व करने का। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन रहते हैं ना, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तब भी आंसर आप सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का खेल जो है 30% का ही है। बाकी का आपका कम से कम 70% तो आपका, अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हैं, आप क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसमें क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप, वो सभी चीज़ें एक बार समझ जाएंगे ना, तो 70% काम हो जाएगा। बाकी का 3% आपको पढ़ करके करना है, आपको नॉलेज गैदर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? आइडियोलॉजी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया हैज फोकस ऑन। फ्रीडम, इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। इज इट राइट? ओके। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो नीचे नहीं गया है, यहाँ से देख लीजिए एक बार। पहला तो करेक्ट होगा। अगर हम बात करें सोशल वर्क की, जो विचारधारा है उसका जो केंद्र है, जो फोकस है, वो इंडिविजुअल पे भी है, कम्युनिटी पर भी है, फैमिली पर भी है, तीनों पर है। दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रीडम एज अ गोल। तीसरा दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ द विजडम, फ्रीडम एंड ड्यूटीज एज अ गोल। देखो यहाँ अगर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला देखेंगे, फोर्थ वाला देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? गोल कॉमन है। तो ये जो ऑप्शन दिया है फोर्थ वाला, इसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन तो समाहित है ऑलरेडी ही, क्योंकि इसमें लिखा है फ्रीडम एंड ड्यूटी एज अ गोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 4 में आप ये देखना है कि 4 कहाँ पर है, ठीक है। सेकंड वाला हटा सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाला ऑलरेडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है, फोर्थ के अंदर। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है। जैसे पहला वाला करेक्ट हो गया ऑप्शन, तो जहां जहां फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको देख लीजिए, बाकी हटा दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नहीं, इसको हटा दीजिए, इसमें भी नहीं, इसको हटा दीजिए। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर पहला और डी। इसमें पहला वाला कॉमन है, हो गया। अब देखिए सेकंड फोर्थ में कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब देखो सेकंड फोर्थ में तो आपका फोर्थ ऑलरेडी है, इसमें ड्यूटी जो लिखा है वो सही लिखा है। ड्यूटी का मतलब क्या है? ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, कि सोशल वर्कर की जो जिम्मेदारी होती है, कि उसका जो फोकस होना चाहिए कम्युनिटी के प्रति होना चाहिए। तो प्राइमरी जो फोकस होता है सोशल वर्कर का, कि इंडिविजुअल को एम्पावर करना, कम्युनिटी को एम्पावर करना, फैमिली को एम्पावर करना, और उनकी जो ओवरऑल वेलबींग है उसको ठीक करना, उसको प्रमोट करना, और साथ ही साथ अपने कम्युनिटी के प्रति उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ड्यूटी तो आएगा आएगा, गोल ऑलरेडी कॉमन है, तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेकंड ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ फोर, सो आप सेकंड को हटा सकते हैं। फर्स्ट वाला होगा ही होगा, क्योंकि हमारा फोकस ही होता है इंडिविजुअल्स पर, इसलिए हम डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं। जैसे मेथड जो होते हैं सोशल वर्क के, एक तो आपका केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एक्शन। ये क्या है? ये इंडिविजुअल के साथ काइंड ऑफ सोशल वर्क इंटरेक्शन करता है। ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी होती है, बड़ा सा मतलब लार्ज समूह होता है। तो ये जो डिफरेंट मेथड है, कहीं ना कहीं इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि सोशल वर्कर का जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल के लिए भी होता है, फैमिली के लिए भी होता है, कम्युनिटी के लिए भी होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ हो गया। अब सेकंड फोर्थ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं
फोर्थ वाला ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी सेकंड के अंदर है। अब तीसरा लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम। देखो विजडम पे फोकस नहीं होता है, नॉलेज पे फोकस हम कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज हम एक्वायर करते हैं। विजडम तो धीरे धीरे आता है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है डेवलप होता है विजडम। नॉलेज कैन बी गैदर थ्रू दी बुक्स और थ्रू दी लाइक हम प्रैक्टिस करके, और विजडम में टाइम लगता है। विजडम जो है आपका डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉलेज कैन बी द राइट, बट यहाँ पर ऑप्शन हटा सकते हैं तीसरा वाला। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? फिफ्थ का डी ऑप्शन। चारों में किसी को डाउट? चारों ऑप्शन में बोलिए। अक्षला सिंह नो। बाकी किसी को डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे लास्ट ईयर भी। इस ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने पूछा हुआ था कितनी बार कि क्वेश्चन दोबारा आ सकता है एग्जाम के अंदर। ये बेसिकली रिपीटेड पीआईक्यू है, उन्होंने दोबारा पूछ लिया। सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैंडिसिटी बाज प्री डिजाइन डिजिग्नेटेड एज। बेसिकली पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। जो यहाँ पर नाम लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, लास्ट ईयर मतलब जो पीवाईक्यू है उसमें पूछा था इन्होंने सीयूएस का पुराना नाम क्या है, मतलब शुरुआत जो हुई थी 1869 के अंदर, तो उस टाइम पे जो है सीयूएस का नाम क्या था वो पूछा गया था। अब इन्होंने क्या किया कि पुराना नाम पूछ लिया और बताया कि लेटर उसका नाम क्या हुआ। बेसिकली ये जो संस्थाएं बनाई गई थी सीयूएस ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, इसका काम था कि एक जो चैरिटेबल वर्क हुआ करता था पहले उसको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक साइंटिफिक तरीके से जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये संस्थाएं यूएसए यूके के अंदर बनाई गई उस टाइम पर। इसके अलावा बहुत सारे पुअर लॉ लाए गए, उसके पहले बहुत सारे मल्टीपल लॉ थे, उनको इकट्ठा करके एक लॉ बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार के मल्टीपल रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेशन आए उस टाइम पे यूके यूएसए के अंदर। तो जो संस्थाएं थी सीओ सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ठीक है, शुरुआत में जब उसका नाम पड़ा 1869 में, उसका नाम यही था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सोसाइटी यहाँ से सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिफ्रेशिंग मैंडिसिटी। ठीक है, बाद में इसका नाम लेटर दिस इज नोन एज द सीवे सोसाइटी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। क्लियर? सो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग अकरेंस ऑफ द मूवमेंट्स फ्रॉम द अर्ली टू रिसेंट। आपको इसको क्रम में लगाना है, जो आंदोलन के नाम दिए गए हैं आपको प्रारंभ से प्रेजेंट टाइम या हाल में जो क्रम अनुसार आपको लगाना है। खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट और तिभागा मूवमेंट। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या इसमें? ओहो, एक क्वेश्चन चला गया। चलो आगे हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। खेड़ा सत्याग्रह कब आया, मतलब कब हुआ है ये जो है? एक मूवमेंट गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था खेड़ा आंदोलन। ओके। क्योंकि किसानों के द्वारा जो एक्चुअली ब्रिटिश उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, तो जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, वो उसको पे नहीं कर पाते थे क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे क्रॉस फेलियर हो रहा था किसी वजह से बहुत ज़्यादा। तो उसको रिलीफ करने के लिए डिमांड की किसानों के द्वारा, तो उनके द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो इसमें गांधी जी ने उसको लीड किया था। दैट इज नॉन एज द खेड़ा मूवमेंट या सत्याग्रह, इसको 1918 में। दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह बताइए इसके बारे में। ये बेसिकली जो एक्ट आया था ना, रॉलेट रॉलेट एक्ट,
उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उस एक्ट में ऐसे प्रोविजन थे कि वो चाहे तो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को। उनको लगता है कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में जा रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उसको डिटेन कर सकते थे या उसको अरेस्ट कर सकते थे। तो इसको लेकर के ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जाकर के, उसके रिस्पॉन्स में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता है कि जो जलियांवाला बाग जो केस हुआ था, ठीक है, मैस्कर, वो इसी का काइंड ऑफ रिस्पॉन्स में था। तो ये आपका 1919। तीसरा है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? इसमें कंट्रीब्यूशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये 1928 में। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट, ये 1917 में। ये भी गांधी जी के द्वारा इसमें जो है काइंड ऑफ कि चंपारण के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थी या उनके जो ग्रीवेंसेस थे उसको एड्रेस करने के लिए इस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तिभागा मूवमेंट 1946 47 में। ठीक है, अब देखो इसको पेयर कर लीजिए, क्या आएगा पहले? पहले डी आएगा 1917, नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा? ए 1918, देन आएगा सी, दैट इज 1928, देन आएगा आपका ई जो अभी बताया 1946। क्योंकि मैंने ऑप्शन तो ये जो ईयर लिखा है वो सही लिखा है, तो एक काम करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन ऐड कर लीजिए। शायद मैंने ही शायद टाइपिंग करते टाइम पे गलती कर दी होगी। ये आपका डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और सी और ई, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये फिफ्थ वाला ऑप्शन कर लीजिए अलग से। आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक्स कर दिया होगा मैंने शायद। यही सही है, बाकी ये तो सही लिखा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन ही आपको सही ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अर्ली टू रिसेंट लिखा है तो ये भी क्रिम भी सही है। ओके, अभी ये क्लास एंड हो जाएगा, 1 मिनट बचा हुआ है। हम दोबारा से लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में, आप लोग दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, क्योंकि जूम मीटिंग 40 मिनट का ही होता है, ऑटोमेटिक वो एंड हो जाता है। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो मैं अभी दोबारा आपको शेयर करूंगा लिंक। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर सभी को? बोलिए। उजमा, प्रिया, नंदिनी, अपूर्वा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन थे टोटल, एक क्वेश्चन और है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन वो शायद आई थिंक इसमें मैं कॉपी पेस्ट सही से कर नहीं पाया, इसी वजह से आया नहीं। इंसाइक्लोपीडिया के बारे में पूछ रहे हो ऑफ सोशल वर्क।